हेलो एवरीवन, मैं आपकी फ्रेंड आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर्थिक भूगोल के सीरीज में आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 का पार्ट 1। इससे पहले मैंने चैप्टर 5 कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाए और चैप्टर 5 तक आर्थिक भूगोल का पूरा देखें। तो चैप्टर 6 परिवहन, व्यापार और आर्थिक भूगोल हम पढ़ने वाले हैं। यह पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। और ये चैप्टर आर्थिक भूगोल का लास्ट चैप्टर होने वाला है, जो 3 या 4 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। और उसके बाद हम मानव भूगोल को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिलेगी और आपके सेमेस्टर 5 एग्जाम के लिए जिनका जियो ऑनर्स है उनके लिए हेल्पफुल हो। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी उनकी स्टडी में हेल्प हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 6 को पढ़ते हैं और आर्थिक भूगोल चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 हमारा, जैसा कि मैंने बताया, कि परिवहन, व्यापार और आर्थिक विकास है, जिसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं परिवहन को। परिवहन सबको पता है कि परिवहन क्या होता है। तो परिवहन एक माध्यम है जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरे जगह पे आते हैं, जाते हैं, यातायात करते हैं। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो देखते हैं आर्थिक भूगोल में परिवहन एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत कारक है, जिसे तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम है। कह रहा है कि जो आर्थिक भूगोल में हमारा जो परिवहन है, एक महत्वपूर्ण और आधारभूत कारक है, और इसे तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये क्या करता है? कच्चे माल को लेकर तैयार उत्पादों तक, यानी उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक जो प्रोडक्ट होता है उसे पहुंचाने का काम करता है। आर्थिक विकास और परिवहन, मतलब कि जो हमारा परिवहन है वो आर्थिक विकास में कैसे सहायक है, किस तरह हेल्पफुल है। ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखते हैं परिवहन और आर्थिक भूगोल सॉरी 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 आर्थिक विकास के बीच सीधा और गहरा संबंध होता है। एक कुशल परिवहन प्रणाली निम्न आर्थिक लाभ प्रदान करता है। तो बताया जा रहा है कि जो परिवहन है वो आर्थिक विकास में एकदम गहरा उन दोनों में संबंध है। और एक जो परिवहन है वो आर्थिक आर्थिक प्रणाली में या आर्थिक लाभ कैसे पहुंचाता है। तो पहला है कि बाजार का विस्तार। इसका फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि यह दूर दराज के क्षेत्रों को भी मुख्य बाजारों से जोड़ती है, जिससे वस्तुओं की पहुंच बढ़ती है। तो जो परिवहन है वो क्या करता है कि जो दूर दराज, अच्छा बुरा, कच्चा पक्का, जैसा भी शहर हो, गांव हो, उसमें क्या करता है कि जो वस्तुओं होता है लोगों तक को पहुंचाता है ना, वस्तुओं की पहुंच बनाता है लोगों के तक। फिर कह रहा है मूल्य स्थिरता। कह रहा है परिवहन की मदद से कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष क्षेत्रों से सामान पहुंचाकर कीमतों को स्थिर रखा जा सकता है। कीमतों को क्या करा जा सकता है? स्थिर रखा जा सकता है, सामान पहुंचाकर अधिशेष क्षेत्रों में। फिर कहा जा रहा है रोजगार सृजन, यानी काम का बंटवारा भी इससे होता है। परिवहन नेटवर्क के निर्माण, रख रखाव, संचालन से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। क्योंकि परिवहन नेटवर्क में बहुत सारा देखरेख करना होता है, तो उस चीजों को देखरेख करने के लिए हमें श्रमिकों की जरूरत होती है। तो उन श्रमिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों को क्या रोजगार मिलती है, यानी यह परिवहन क्या है? रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। अब आते हैं हम आर्थिक दूरी, इकोनॉमिक डिस्टेंस, जिसमें बताया जा रहा है आर्थिक भूगोल में परिवहन केवल भौतिक दूरी नहीं बल्कि आर्थिक दूरी तय करता है। भौतिक दूरी और परिवहन की लागत में सीधा संबंध होता है ना। भौतिक दूरी और परिवहन में सीधा संबंध होता है। कुशल परिवहन साधनों के उपयोग से परिवहन लागत कम हो जाती है, जिससे उत्पादन का अंतिम मूल्य घट जाता है और मुनाफा बढ़ता है। तो ये कहा जा रहा है कि भौतिक जो यहाँ पे था, क्या था? भौतिक दूरी और परिवहन की जो लागत होता है उसका सीधा संबंध होता है। कहा जा रहा है कि कुशल परिवहन साधनों का उपयोग जो होता है उससे क्या होता है? परिवहन लागत कम होता है और मुनाफा क्या होता है? बढ़ता है। अब हम यहाँ तो अब है परिवहन के प्रमुख साधन।
तो परिवहन के साधन अगर देखा जाए तो जनरली 3 साधन होते हैं। पहला होता है स्थल, दूसरा जल, तीसरा वायुमार्ग, वायु परिवहन, है ना? लेकिन स्थल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, एक सड़क परिवहन और एक रेल परिवहन। तो इस अकॉर्डिंग 4 हो जाते हैं परिवहन के साधन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन और जल परिवहन। तो हम सबको एक-एक करके देखते हैं। इसमें पहला है सड़क परिवहन। घर-घर सेवाएँ प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह छोटी दूरी, खराब भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि पहाड़ों या ग्रामीण इलाकों के लिए सबसे बेहतर है। जो सड़क परिवहन होता है ना कि वो घर-घर सेवा को पहुँचाती है, ओके? एंड सुदूर क्षेत्र जैसे कि छोटी दूरी, चाहे खराब अगर भौगोलिक क्षेत्र भी है जैसे कि पहाड़ में, पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो सड़क परिवहन होता है वो सबसे बेहतर होता है उन क्षेत्रों तक पहुँच बनाने के लिए। अगला है रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट कहा जा रहा है। इसमें यह किस तरह है यूज़फुल, है ना? भारी और थोक कच्चे माल को लंबी दूरी तक ढोने के लिए सबसे सस्ता और प्रभावशाली माध्यम है। तो रेल क्या करती है, भारी सामानों को और थोक और कच्चे मालों को लंबी दूरी तक ढोने का काम करती है और ये सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी रहता है और एक साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में सामानों को, उत्पादों को ढोती है ये। अब आते हैं जल परिवहन। जल परिवहन क्या करता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे सस्ता माध्यम है। महासागरीय मार्ग भारी औद्योगिक सामानों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जाने की रीढ़ है। तो जल परिवहन के ज़रिए क्या होता है कि कोई भी उत्पादन जो है वो एक साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, हम उसे क्या करते हैं, महासागरीय मार्ग के द्वारा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जाते हैं या पहुंचाते हैं जल परिवहन के माध्यम से। तो ये एक तरह से आर्थिक भूगोल में सहायक है, यूज़फुल है। फिर आता है वायु परिवहन जो है उसका, तो कहा जा रहा है सबसे तीव्रगामी साधन जिसका उपयोग नाशवान वस्तुओं, बहुमूल्य सामानों के त्वरित परिवहन के लिए किया जाता है। तो वायु परिवहन क्या है? ये एकदम सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट है, सभी ट्रांसपोर्टों में सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट है जो, और इसका उपयोग क्या किया जाता है? नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुएं कहने का मतलब है कि वैसे वस्तुएं जो जल्दी खराब हो सकती है, जल्दी बिगड़ सकती है, वैसे वस्तुओं को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए और जो बहुमूल्य भी होती हैं उन सामानों को पहुंचाने के लिए वायु परिवहन सबसे बेस्ट होता है। तो ये थे परिवहन के साधन, 4 साधन जो किस आर्थिक भूगोल में हेल्प करती है उसके विकास में। अब हम देखते हैं स्थानिक अंतःक्रिया और अवस्थिति, स्पेशल इंटरैक्शन एंड लोकेशन। कहा जा रहा है कि मानव भूगोलवेत्ता एडवर्ड उलमे, जिन्हें परिवहन भूगोल का पिता कहा जाता है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि परिवहन भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। तो एडवर्ड उलमेन को परिवहन भूगोल का पिता कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि इनके अनुसार परिवहन स्थानिक अंतःक्रिया का मुख्य आधार है। परिवहन स्थानिक अंतःक्रिया का मुख्य आधार है। पहला है क्या इसमें पॉइंट दिया गया, उद्योगों की अवस्थिति भी बताती है शायद परिवहन का कैसा बनाया जा सकता है, परिवहन कैसा होगा। कह रहे कि कोई भी उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल के बाजार के बीच की दूरी को ध्यान में रख के ही स्थापित किया जाता है। तो यहाँ की उद्योग की अवस्थिति बता रहा है, मतलब कोई भी उद्योग जो होते हैं तो कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, तो वैसे जगहों पे कि जैसे उसको कच्चा माल भी आसानी से प्राप्त हो जाए और कच्चे माल को उपयोग करके जो उसने प्रोडक्ट बनाया हो उसके लिए बाजार भी क्या हो, निकट ही हो, है ना? तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्या करते हैं, उद्योगों की स्थापना करते हैं। अब हम आते हैं बंदरगाह और शहर। परिवहन नोड्स जैसे बंदरगाह, रेलवे जंक्शन, हवाई अड्डे, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र बन जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो बंदरगाह और शहर है वो परिवहन नोड्स जैसे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन ही जाते हैं। तो वो था परिवहन के बारे में। अब एक और परिवहन है पाइपलाइन और डिजिटल परिवहन, पाइपलाइंस एंड डिजिटल नेटवर्क्स। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आधुनिक आर्थिक भूगोल में तरल पदार्थ जैसे कि तेल, गैस या पानी के लिए पाइपलाइन परिवहन और डिजिटल डेटा के लिए संचार नेटवर्क भी परिवहन का ही एक अमूर्त रूप बन गए हैं जो आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करते हैं। तो पाइपलाइन में
किस चीज़ों का मतलब भेजा जा रहा है, परिवहन किया जा रहा है, तो तेल, गैस, पानी जैसे चीज़ों को पाइपलाइन के ज़रिए भेजा जा रहा है और डिजिटल जो है वो संचार नेटवर्क का काम कर रही है परिवहन के तौर पे। डिजिटल तरीके से वो काम कर रही है, तो इसलिए डिजिटल परिवहन। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन है, ठीक है, वो आर्थिक भूगोल में या आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहायक है, अपनी भूमिका निभा रही है अंतर्राष्ट्रीय जो जल परिवहन है वो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन वैश्विक व्यापार और यात्रा का सबसे सस्ता व सुगम साधन है, जिसके द्वारा विशाल मात्रा में माल की ढुलाई महासागरों, नदियों, नहरों के जरिए की जाती है। तो कहा जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन है वो वैश्विक स्तर पर बहुत ही सस्ता साधन है ना, जो क्या कहते हैं विशाल मात्रा में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान महासागरों के जरिए महासागरों या नदियों नहरों के जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों तक ले जाती है, जिसमें कुछ प्रमुख महासागरीय जलमार्ग है जो वर्ल्ड में काफी इम्पोर्टेंट है, वो जलमार्ग है ना सभी देशों का व्यापार के लिए, जिसमें पहला है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। और ये कहाँ पे, तो उत्तर अटलांटिक ओशन में है, जो कह रहा है कि यह विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। यह पश्चिमी यूरोप, लंदन, रॉटरडैम को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट यानी कि न्यूयॉर्क, बॉस्टन से जोड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका सबसे बिजिएस्ट ओशियन ओशियन वे कह सकते हैं, वाटरवे, जिसमें कहा जा रहा है कि ये पश्चिम यूरोप को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों से क्या करता है, पूर्वी तट से जोड़ता है। अब दूसरा है कैप ऑफ गुड होप मार्ग। यह अत्यधिक औद्योगिकृत क्षेत्रों जैसे कि पश्चिमी यूरोप को दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अफ्रीका से जोड़ता है। कैप ऑफ गुड होप मार्ग इसे जोड़ता है, तो पश्चिम यूरोप को दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अफ्रीका से जोड़ता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्वेज नहर, जो आपने शायद बहुत सुना ही होगा। स्वेज नहर जो है वो रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ता है ना। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है। स्वेज नहर कैसा जलमार्ग है, एक कृत्रिम जलमार्ग है। कृत्रिम जलमार्ग का तात्पर्य है कि ये जो जलमार्ग है वो अपने आप निर्मित नहीं हुआ है, बल्कि इसे ह्यूमन ने अम, अपने एसेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे बनाया हुआ है ना। कृत्रिम जलमार्ग मतलब इसे ह्यूमंस ने बनाया है इस नहर को, जो कहा जा रहा है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। मैंने बताया ना कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। कहा जा रहा है यह अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है, या एशिया और अफ्रीका को क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये स्वेज ये स्वेज नहर है, यहाँ पे स्वेज कैनल है ना, जो एशिया और अफ्रीका को क्या कर रही है, अलग कर रही है। एशिया अफ्रीका को अलग कर रही है, और देख रहे होगे ये मेडिटेरियन और रेड सी को जोड़ रही है आपस में, ये स्वेज कैनल। अब हम देखते हैं इसकी अवस्थिति और मार्ग। तो कह रहा है यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे सीधा समुद्र मार्ग प्रदान करता है, जैसे कि मैंने अभी इमेज में दिखाया। अब आते हैं इसका इतिहास और निर्माण। फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसप्स की देखरेख में इसका निर्माण 1859 से 1869 के बीच हुआ था। यह आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को खुला। 1956 में मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इसका इतिहास बताया जा रहा है कि इसका निर्माण कार्य किसने किया था, फर्डिनेंड डी लेसप्स ने किया था, और इसका निर्माण काल कितना था, तो 1859 से 1869 के बीच में हुआ था। और आधिकारिक तौर पे ये कब खुला, तो 1869 में, और 1956 में मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
अब आते हैं इसकी भौतिक विशेषता क्या है, तो भौतिक विशेषता बताया जा रहा है इसकी कुल लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है। सोचो इतनी लंबी नहर उन लोगों ने मनुष्यों ने बनाया है। अब इसमें देखते हैं लॉक प्रणाली क्या है, इस नहर में लॉक प्रणाली जैसी कुछ व्यवस्था है। तो कह रहा है यह नहर पूरी तरह से समुद्री स्तर है, यानी इसमें पानी का स्तर समान रहता है। इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है, इसलिए जहाज सीधे इसके माध्यम से गुजरती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का लॉक सिस्टम नहीं है, ना ही फर्स्ट में और ना लास्ट में, मतलब दोनों छोर में कहीं पे भी नहीं है। अब इसका महत्व क्या है, तो महत्व ये है कि यह दुनिया की सबसे व्यस्त नहरों में से एक है। इसका उपयोग से जहाज़ों को अफ्रीका का पूरा चक्कर यानी कैप ऑफ गुड होप नहीं करना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता, जिससे यूरोप और एशिया के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी और ईंधन की भारी बचत होती है। देखो, जो पहले सुएज नहर था, ठीक है, जब सुएज नहर नहीं था तब एशिया के लोगों को यूरोप में व्यापार करने के लिए पूरा एशिया का वन राउंड चक्कर करके तब यूरोप उधर जाना पड़ता था। अगर आपको मैप याद होगी तो, मैं यहाँ पे अभी मैप का यूज़ नहीं कर रही, बट मैप आपने देखा होगा तो जब स्वेज नहर नहीं होगा, इमेजिन कि स्वेज नहर नहीं था, तब पूरा अफ्रीका का राउंड करके एशिया वाले लोगों को, एशिया या एक तरह से हम कहते हैं चाइना वाले लोगों को भी, चीन या पूर्वी पूर्वी जो भी थे कंट्री एशिया में, वो सबको अफ्रीका का पूरा वन राउंड करके यूरोप में सामानों का व्यापार करना पड़ता था। लेकिन स्वेज नहर जब खुला, जब स्वेज नहर बनाया गया, उसके बाद जो उतना पूरा अफ्रीका का वन राउंड जो करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ता, बल्कि अब डायरेक्ट वो रेड सी से वो स्वेज नहर के जरिए फिर मेडिटेरियन सी के उधर से यूरोप में अपना व्यापार कर लेते। तो इस तरह से हजारों किलोमीटर की दूरी अ, कम हो गई, जिससे समय और जो तेल ईंधन होता था उसका भी बचत होने लगा। अब हम आते हैं पनामा नहर। पनामा नहर भी एक कृत्रिम नहर है ना? और ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। अब हम आते हैं इसके बारे में। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है, जो अटलांटिक महासागर यानी कि कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्योंकि ये दोनों जो है अमेरिका, जो है जो अमेरिका देश है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को अलग करती है। लेकिन जैसे ही पनामा शहर में, मतलब पनामा नहर बनता है, पनामा जलमार्ग बनता है, तो अटलांटिक ओशन जो होता है वो पैसिफिक ओशन से मिल जाता है, जुड़ जाते हैं दोनों। अब आते हैं इसकी अवस्थिति और मार्ग क्या है। तो यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को विभाजित करता है। जब यह नहीं था, मतलब जो नहर निर्मित नहीं था, तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को पनामा जो है वो जोड़े रखा था, लेकिन अब वो एक तरह से विभाजित हो गया, एक लाइन बन गई दोनों के बीच में। वो नहर वो दोनों को अलग कर दे रही है, उत्तर अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को। तो वो विभाजित करती है और अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट के साथ साथ एशिया अमेरिका के बीच एक सीधा मार्ग प्रदान करती है। तो कह रहा है कि यह पश्चिमी तट के साथ साथ, यानी अमेरिका को, यानी पूर्वी अमेरिका को, ठीक है, अगर पश्चिमी अमेरिका में व्यापार करना होता था या सामान का निर्यात करना होता था बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो पूरा दक्षिण अमेरिका का एक चक्कर लगा करके वो पश्चिम जो उत्तर उत्तर अमेरिका का जो पश्चिम हिस्सा था वहां तक जाना पड़ता था। लेकिन पनामा नहर खुलने के बाद अब वो डायरेक्ट बिना दक्षिण अमेरिका का एक राउंड किए हुए कम समय में दूरी कम हुई, समय कम हुआ, ईंधन कम हुआ, और वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी देशों में व्यापार कर सकते थे। इसी तरीके से जो यूरोप के लोग हुए, चाहे हमारे एशिया में लोग हुए, उनका भी वो डायरेक्ट, यानी दक्षिण अमेरिका को राउंड करके नहीं जाना पड़ता। अब वो पनामा नहर के जरिए व्यापार करते हैं कम समय में आसानी से। अब इसका इतिहास और निर्माण को देखते हैं। तो फ्रांसीसी प्रयासों के विफल होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका निर्माण 1904 से 1914 के बीच में पूरा किया। तो इसका निर्माण किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और इसे स्टार्टिंग, मतलब इसे आइडिया, मतलब इसका शुरुआत किसने किया था? तो फ्रांसीसी लोगों ने शुरुआत किया था, बट ये विफल रहा था। लेकिन कब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको वापस शुरू किया, 1904 और 1914 के बीच में कंप्लीट हो गया, पनामा नहर बना। कह रहा है यह आधिकारिक तौर पर 1914 में यातायात के लिए खोला गया, और 1914 में जैसे ये बन के कंप्लीट हुआ,
और 1914 में ही ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुल भी गया, ट्रांसपोर्ट के लिए खुल गया। इसकी भौतिक विशेषता क्या है, तो इसकी कुल लंबाई 80 से 82 किलोमीटर है। लॉक प्रणाली की अगर बात करें तो स्वेज नहर के विपरीत प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के जल स्तर में भिन्नता के कारण इसे पार करने के लिए एक विशेष लॉक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसमें जहाज़ों को पानी के कक्षों में ऊपर नीचे करके नहर के रास्ते आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें लॉक सिस्टम है, क्योंकि अटलांटिक और प्रशांत महासागर का जो जल है वो दोनों में जल स्तर में जो है वो भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इसमें लॉक सिस्टम दिया गया है ताकि जहाज एक जगह मतलब अगर वो जा रही है तो उसे अच्छे से मतलब वो चली जाए बिना कोई परेशानी से। अब आते हैं इसका महत्व, तो इसका महत्व है, इससे पहले जहाज़ों को पूरा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का चक्कर यानी कैप हॉर्न लगाना पड़ता था। जैसे कि मैंने बताया कि अगर पूर्वी अमेरिका उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी देश है, अगर उनको पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना है, उत्तरी अमेरिका वाले पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना है, तो पूरा दक्षिण अमेरिका का एक चक्कर मार करके उधर उस वाले देशों में व्यापार करना पड़ता था। लेकिन पनामा नहर बनने के बाद ये ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्ट बिना एक राउंड किए दक्षिण अमेरिका का चले जाते हैं पनामा नहर के जरिए, है ना। तो लगाना पड़ता था, लेकिन कहा जा रहा है इस नहर ने उस दूरी को हजारों किलोमीटर कम कर दिया, जिससे वैश्विक व्यापार में क्रांतिकारी बदलाव आया। तो इस तरीके से वैश्विक व्यापार में बहुत ही अच्छा बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव आया। अब है एक आगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग, यहाँ पे नदी परिवहन की बात की जा रही है, नदी मार्ग की बात की जा रही है। जब कोई ओशन के जरिए, सी के जरिए जो आते हैं बंदरगाह के पास, तो कोई कोई नदियों के जरिए भी व्यापार होता है वो, जिसमें पहला है राइन जलमार्ग, जो कि यूरोप में स्थित है। कहा जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है, यानी देश के अंदर नदी के जरिए जो हो रहा है। यह राइन नदी के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों यानी जर्मनी, स्विट्जरलैंड को उत्तरी सागर से जोड़ता है। दूसरा है डैन्यूब जलमार्ग, ये भी यूरोप में है। यह नदी कई यूरोपीय देशों से गुजरती है और काला सागर को अटलांटिक महासागर राइनमैन डैन्यूब नहर के माध्यम से तक जोड़ती है। अब आते हैं महान झील और सेंट लॉरेंस जलमार्ग, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल प्रणाली है जो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। महान झील और सेंट लॉरेंस जलमार्ग। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, यह वे आर्थिक नियम और अवधारणाएं हैं जो यह समझाते हैं कि देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं, किन वस्तुओं का निर्यात आयात करते हैं और इससे उनके अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत क्या बताती है कि कोई भी देश एक दूसरे देश के साथ में व्यापार क्यों कर रहा है और किन वस्तुओं का निर्यात आयात करता है और उनसे उनकी अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होता है। तो इसमें कहा जा रहा है प्रतिष्ठित या शास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें पहला है मर्केटिलिज्म। यह सबसे पुराना सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी देश की संपन्नता उसके द्वारा जमा किए गए सोने और चांदी के भंडार पर निर्भर करती है। इसमें आयातों को कम और निर्यातों को अधिक करने पर जोर दिया जाता है। मार्केटिलिज्म के जरिए माना जा रहा है कि इसमें कोई देश संपन्न तब है, संपन्न वो है जिसके पास बहुत सारा सोना चांदी का भंडार हो, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है कि आयात को कम बल्कि निर्यात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, निर्यात पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब इसमें है निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जिन्हें वो दूसरे देशों की तुलना में कम लागत और कम संसाधनों में बना सकते हैं। तो ये सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। अब तीसरा है तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसमें यह किनके द्वारा है, कहा जा रहा है डेविड रिकार्डो के अनुसार यह कोई देश सभी वस्तुएं बनाने में सक्षम है तब भी उसे उस वस्तु के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए जिससे उसे
जिसमें उसे सबसे अधिक दक्षता या तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। कहा जा रहा है कि कोई भी देश अगर सभी सभी देशों में सभी वस्तुओं में सक्षम है, लेकिन उस देश को वैसी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिसमें वो बहुत ही सक्षम और दूसरे देशों के उत्पादन के मामले में वो आगे है, तुलनात्मक ज़्यादा आगे है, तो उनको तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लाभ होगा। अब है आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में क्या कहा जा रहा है? पहला, हेक्सर ओहलीन का सिद्धांत, हेक्सर ओहलीन थ्योरी, जिसमें कहा जा रहा है इसे साधन अनुपात का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार देश उन वस्तुओं का निर्यात करते हैं जिनके उत्पादन में उनकी बहुतायत में उपलब्ध संसाधन है, जैसे कि श्रम पूंजी का उपयोग होता है। दूसरा है अवसर लागत का सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अगर गोडफ्राइड हैबरलर द्वारा दिया गया यह सिद्धांत रिकार्डो के श्रम आधारित सिद्धांत का उन्नत रूप है। इसके तहत एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु के त्यागे गए उत्पादों को अवसर लागत माना जाता है। अन्य समकालीन सिद्धांत, जिसमें है उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत। इसमें क्या बताया जा रहा है कि रेमंड वार्नोन द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बताता है कि नए उत्पादों को आविष्कार और निर्माण पहले विकसित देशों में होता है और समय के साथ उत्पादन विकासशील देशों में स्थानांतरित हो जाता है। फिर दूसरा है नए व्यापार सिद्धांत, न्यू ट्रेड थ्योरी, पोल क्रुगमैन द्वारा विकसित। इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक युग में बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोक्ता पसंद के कारण समान वस्तुएं बनाने वाले देश भी आपस में व्यापार करते हैं। तो ये रहे सारे व्यापार के सिद्धांत, जिसमें कोई भी देश क्यों व्यापार करते हैं दूसरे देशों के साथ, अर्थव्यवस्था में उससे क्या लाभ मिलता है, वो सारी चीज़ें। एंड अब ये जो आप देख रहे होगे व्यापारिक गुट, ट्रेड फ्लोस, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट इसकी जो इस चैप्टर की जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो होगी उसमें हम इस चीज़ को देखने वाले हैं, जिसमें व्यापारिक गुट बनाए गए हैं, वो उन व्यापारिक कितने व्यापारिक गुट हैं, क्यों बनाए गए हैं, उन सब का काम क्या है, उन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल्सो गुड लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।